प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल में आपको आपके साइंस विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, पाठों की जानकारी प्राप्त होगी। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इनमें से कौन सी पदार्थ है? तो उत्तर है इनमें से कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब स्थान घेरते हैं और इसमें द्रव्यमान होता है। जैसे पूर्व में देखा था कि वह सब चीज़ें जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाते हैं। तो इनमें से कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब स्थान घेरते हैं और इनमें द्रव्यमान भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। यहाँ पर हमें कारण बताना है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इस परीक्षण का कारण हम देखते हैं आगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, गर्मा गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसकी गैसीय कण हम तक विसरण विधि द्वारा आसानी से पहुंच जाती है। हमने देखा था कि कणों की गति में तापमान परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और हम तक आसानी से पहुंच जाता है, जबकि ठंडे खाद्य पदार्थों में तापमान कम होने की वजह से ऐसा नहीं होता है। इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हम तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना होता है। यह कारण होता है कणों की गति के कारण। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? तो इसका उत्तर यहाँ देखते हैं। इससे पदार्थ के निम्नलिखित गुण परीक्षित होते हैं। ये है, जल के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। जल के कणों के मध्य की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे उनके बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के गुणों के बारे में हमने पढ़ा था कि कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है और कणों के मध्य रिक्त स्थान भी होता है और उनमें आकर्षण भी होता है। ठोस के कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण होता है, द्रव के कणों के मध्य मध्यम आकर्षण होता है और गैस के कणों के बीच बहुत ही कम आकर्षण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका उत्तर है, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। तो ये हैं कणों की विशेषताएं जो हमने यहाँ पर देखी। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन और घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। यहाँ उत्तर दिया गया, बढ़ते हुए घनत्व का क्रम इस प्रकार से होगा: वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। इस प्रकार से बढ़ते हुए घनत्व के अनुसार हम इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ क्रमांक ठोस, द्रव, गैस अंतर को सारणीबद्ध करना है। तो ठोस आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस का। यहाँ ठोस में हम देख रहे हैं आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगला अंतर देखेंगे। यहाँ हमने पहला अंतर देखा आकार एवं आयतन के बारे में। ठोस का निश्चित होता है, द्रव आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। अब अगला अंतर, पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, जबकि द्रव में पदार्थ के कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होते हैं और गैस में पदार्थ के कण बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। अगला बिंदु, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है ठोस में, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। द्रव के कणों के मध्य ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है और गैस में कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है। मतलब ठोस और द्रव से भी कम होता है गैस के कणों के मध्य। अगला बिंदु गतिज ऊर्जा के बारे में है। कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में,
कणों की गतिज ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है द्रव में, और गैस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, इसलिए ठोस की आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला बिंदु है ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रवों को नगण्य दबाया जा सकता है, नगण्य संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। गैसें संपीड़ होती हैं, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है दृढ़ता कहलाता है। ठोस दृढ़ होते हैं जबकि द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते। तो दृढ़ता पदार्थ का वह गुण होता है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाता है। अगला बिंदु है संपीड़ता की परिभाषा। यहाँ पर देखेंगे संपीड़ता किसे कहते हैं। दाब डालने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाने का गुणधर्म को संपीड़ता कहते हैं। किसी पदार्थ को दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन जो होता है उसे संपीड़ता कहते हैं। तो दाब डालने पर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाने के गुणधर्म को संपीड़ता कहते हैं। और आगे देखते हैं ठोसों की संपीड़ता सबसे कम और गैसों की सबसे अधिक होती है। संपीड़ता का गुण ठोसों में सबसे कम पाया जाता है, उससे अधिक द्रवों में पाया जाता है, और गैसों में संपीड़ता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो हम कहते हैं गैसें संपीड़ होती हैं, ठोस संपीड़ नहीं होते। अगला बिंदु है तरलता। तरलता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें किसी पदार्थ के बहने के गुणधर्म को तरलता कहा जाता है। जैसे द्रव बहते हैं तो द्रवों में तरलता का गुण होता है। द्रव और गैस बह सकते हैं इसलिए उन्हें तरल कहा जाता है, जबकि ठोसों में यह गुण नहीं होता। ठोसों में तरलता का गुण नहीं होता, द्रव और गैसों में तरलता का गुण होता है। इसलिए जो पदार्थ बहने का गुण रखते हैं उसे तरलता कहा जाता है। यहाँ तरलता देखा। अब देखते हैं बर्तन में गैस का भरना। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन का संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस को किसी भी बर्तन में भरा जाए वह बर्तन का संपूर्ण स्थान घेरते हैं। इस प्रकार से बर्तन में गैस का भरना यहाँ स्पष्ट होता है कि गैस को जितना भी आयतन प्राप्त होता है वह पूरे आयतन में उसके कण फैल जाते हैं। गैस के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं तथा ये कण अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। गैसों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है और कण अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील होते हैं। अब देखते पदार्थों का आकार। किसी पदार्थ का आकार उसके कणों के मध्य आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होने के कारण ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस में कणों के मध्य कम आकर्षण बल होने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा से संबंधित जानकारी देखें। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो कणों में जो गति होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण, या हम कहें किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पदार्थ के कणों में भी गति होती है, तो कणों की जो गति होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तापमान के साथ गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है और तापमान कम करने पर कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब हम देखें घनत्व। द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का कम और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। आगे देखते हैं कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती हैं जिसमें इसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर है गैसों के अणु उच्च गतिज ऊर्जा के साथ सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं, इसलिए गैस पूरे बर्तन को भर देती है। गैसों के अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, आकर्षण बल कम होता है, इसलिए
गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। अगला है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्या कारण है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है? इसका उत्तर है गैस के अणु उच्च गति से गतिशील रहते हैं, जिससे वे एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवार से टकराते हैं। जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका उत्तर है लकड़ी की मेज का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यह कठोर होता है जिसे दबाया नहीं जा सकता, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। यहाँ हमने इसका उत्तर देखा। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि ठोसों के जो गुण होते हैं वह लकड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका उत्तर है हवा के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक और आकर्षण बल कम होता है, इसलिए हवा में हाथ चलाना आसान होता है, जबकि ठोस में हाथ चलाना आसान नहीं होता। लकड़ी में अणु बहुत पास पास होते हैं और अत्यधिक आकर्षण बल होता है, यह कठोर होता है, इसलिए हवा में हाथ चलना आसान, जबकि लकड़ी के टुकड़े में बहुत कठिन होता है। यह अणुओं के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है? तो बर्फ का घनत्व जल की घनत्व की तुलना में कम होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। बर्फ का घनत्व जल की घनत्व की तुलना में कम होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। आपने देखा होगा बर्फ को पानी पर तैरते हुए, इसलिए बर्फ जल से हल्का होने के कारण जल में तैरता है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब हम तापमान को सेल्सियस में बदलना यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे 300 केल्विन, 573 केल्विन, इन तापमानों को सेल्सियस में बदलना है तो किस प्रकार से बदलते हैं यहाँ पर देखेंगे। इसका उत्तर है 300 केल्विन। इसे सेल्सियस में बदलें। कैसे बदलेंगे देखते हैं हम आगे। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना, तो 300 में से हम 273 को माइनस कर देंगे। 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 को माइनस किया जाता है। इसी प्रकार से 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने हेतु 573 माइनस 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 300 केल्विन और 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जा सकता है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर। पहले का उत्तर है एक, चूंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल गैसीय अवस्था या भाप में बदल जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल भाप में बदलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की क्या अवस्था होगी उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल भाप में बदलने लगता है, साथ ही साथ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप जल में भी बदलने लगता है। इसलिए इस तापमान पर जल द्रव तथा गैसीय दोनों अवस्थाओं में होंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव तथा गैसीय अवस्था दोनों अवस्थाओं में होता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? इसका उत्तर है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा कणों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा कणों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान इस प्रकार दी जाने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। इसका उत्तर है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए दबाव बढ़ाया जाता है तथा तापमान घटाया जाता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ दाब बढ़ाया जा रहा है
तो गैसें द्रव में परिवर्तित हो रही हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ गैसों पर यदि दबाव बढ़ाया जाए तो वह द्रव में परिवर्तित हो सकती हैं और उनके आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। दबाव बढ़ाकर गैसों के आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है और गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। यह गुण गैसों का संपीड़ितता का गुण कहलाता है। ऐसा करने से गैसों के कण पास पास आ जाते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है और जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ता है तो गैसें द्रव में परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडलीय गैसों को दबाव बढ़ाकर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? जब गर्म और शुष्क दिन होते हैं तो कूलर अधिक ठंडा करता है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, कूलर अपने आसपास की नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। कूलर अपने आसपास नमी की मात्रा को बढ़ा देता है और नमी की मात्रा बढ़ा देने के कारण वायु में उपस्थित जल के कणों का बाष्पीकरण होता है, जिससे ऊष्मा अवशोषित होती है और ऊष्मा के अवशोषण होने के कारण गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है। गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए बाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। इस प्रकार बाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण कूलर वातावरण को अधिक ठंडा कर देता है और गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से लगातार जल बाहर रिसता रहता है, जिसका बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण से ऊष्मा की हानि होती रहती है। इस प्रक्रिया में जल से ऊष्मा घड़े में जाती है और बाष्पीकरण प्रक्रिया में क्षैत हो जाती है। इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। यहाँ आप देखें इस उत्तर को और समझें कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसी कारण से गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। और हम अगला प्रश्न देखते हैं, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो क्यों ठंडी हो जाती है? इसका उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर यह हथेली या उसके आसपास से ऊष्मा प्राप्त कर बाष्पीकृत हो जाती हैं। तो जब एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालते हैं तो हथेली या उसके आसपास से ऊष्मा प्राप्त कर ये बाष्पीकृत हो जाते हैं। तो आसपास के क्षेत्र की ऊष्मा जब ये अवशोषित कर लेते हैं और बाष्पीकृत हो जाते हैं तो वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। यहाँ पर देखें आप, क्यों हथेली ठंडी होती है? इसका उत्तर हमने देखा, और बाष्पीकरण से ऊष्मा की हानि होती है। जब कहीं भी ऊष्मा की हानि होती है तो तापमान कम होता है, इसलिए एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? इसका उत्तर है, प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से बाष्पीकरण की दर अधिक होती है और ऊष्मा का ह्रास जल्दी होता है। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो यही कारण है, कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसका कारण है, सफ़ेद या हल्के रंग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। साथ ही सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और बाष्पीकरण तेजी से होता है। इस प्रकार के अन्य अभ्यासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि यह जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके।